डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट फिजिक्स गुरुजी। पिछली वीडियो में हमने सेमीकंडक्टर यूनिट स्टार्ट की थी और आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम किसी एटम का कैसे बनाते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह से हम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशंस डेवलप करते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको एक नई बात ये बताई थी कि जो हमारे सब लेवल्स बनते थे, जो हमारी सब सेल्स बनती थी 1s 2s 2p 3p, उन सब लेवल्स को या उन सब सेल्स को हम एनर्जी लेवल्स यहाँ पर कहने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें चैनल को, ताकि और लोगों के पास भी ये चैनल पहुंचता रहे, वो लोग भी इसका लाभ ले सकें जो अभी इस चीज़ से वंचित हैं। तो उन लोगों तक भी चैनल पहुंचता रहे, तो आप लोग शेयर करते रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और लगातार बने रहिए मेरे साथ, ताकि लगातार आपकी चीज़ें कंटिन्यूएशन में चलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब अगला नया टॉपिक हमारा, जो टॉपिक है एनर्जी बैंड्स। हमने पिछली वीडियो में एनर्जी लेवल्स देख लिए थे, किस तरह से एनर्जी लेवल्स बनते हैं, यानी कि जिन एनर्जी स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन रहता है उसी एनर्जी स्टेट को हम एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन का बोलते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं, उन एनर्जी लेवल्स पर हमने अभी बात की थी एक आइसोलेटेड एटम की। उस वीडियो में हमने सिर्फ एक सिंगल एटम सोडियम का लिया था। अगर हमारे पास ये सोडियम का एक सिंगल एटम ना हो के, भाई अगर हम सोडियम ले रहे हैं, मान लो पीस कोई सोडियम का ले रहे हैं, कुछ क्वांटिटी सोडियम की ले रहे हैं, तो देयर विल बी ए लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी ए लॉट्स ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब कोई सॉलिड फॉर्म होता है तो क्या करना पड़ता है, हमें उसके जो एटम्स है उन एटम्स को क्लोज में लाना पड़ता है, एक दूसरे के पास लाना पड़ता है। जब एक दूसरे के पास उन एटम्स को हम लेके आते हैं तो उनके जो एटमों के बीच में जो फोर्स लगती है, वो फोर्स उस एनर्जी को, जो एक आइसोलेटेड एटम की एनर्जी थी, उस एनर्जी को मॉडिफाई कर देती है। तो अभी हम देखेंगे कि वो एनर्जी को किस तरह से मॉडिफाई करती है और वहीं से बनते हैं हमारे एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स बेसिकली कुछ नहीं है, एनर्जी बैंड्स इज ए ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। बहुत सारे क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल्स हैं, उनके ग्रुप को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। तो सॉलिड में एनर्जी बैंड किस तरह से बनते हैं हम इसको देखेंगे अब। तो हेडिंग है हमारी, हेडिंग अगली है हमारी एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। क्या होता है बेटा कि जब एक सॉलिड बनता है तो उस सॉलिड में बहुत सारे, जब कोई भी पदार्थ बनता है, सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि सॉलिड के केस में जो एटमों के बीच में स्पेस होता है वो बहुत कम होता है कंपेरेबल टू लिक्विड और गैस। गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं एटम एक दूसरे से, लिक्विड में पास होते हैं थोड़े, बट सॉलिड से दूर होते हैं और गैस के मुकाबले पास होते हैं। सॉलिड में बहुत करीब एक दूसरे के एटम्स होते हैं। तो लिक्विड और गैस के केस में एटम्स के बीच में जो सेपरेशन है वो उतना नहीं है कि जो उनके एनर्जी लेवल्स को, जो है जो एनर्जी लेवल्स एटम के बन रहे हैं, पर्टिकुलर एटम के, आइसोलेटेड एटम्स के, उन एनर्जी लेवल्स को अल्टर कर सके सेपरेशन, उतना सेपरेशन सॉलिड और गैस के केस में, उसके लिक्विड और गैस के केस में कंसीडर नहीं किया जाता है। इसलिए हम सॉलिड की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें समझना ये है कि जो इंट्रा एटॉमिक सेपरेशन है उसकी वजह से जो फोर्स उनके बीच में लग रही है एटमों के बीच में, वो फोर्स किस तरह से एनर्जी लेवल्स को अल्टर कर रही है, वो फोर्स किस तरह से एनर्जी लेवल्स को एटम के चेंज कर रही है, इस बात पे हमें गौर देना है। ठीक, तो क्या होता है बेटा, होता ये है
कि हमने कल जो सोडियम का एग्जाम्पल लिया था, चलो मैं उसी एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। सोडियम का एग्जाम्पल लिया था हमने, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया था 1s2 2s2 2p6 3s1। भाई 11 था इसका एटॉमिक नंबर और हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया था कि पहले सब लेवल 1s, दूसरा 2s, 2p और 3s, इतने लेवल बनते हैं। इन लेवलों में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, कंप्लीट है। 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, कंप्लीट है। p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, ये भी कंप्लीट है। लेकिन इस s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट इसमें है कितना? इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारी कैसी ऑर्बिट बसती है? ये हमारी बसती है अनफिल्ड ऑर्बिट। इसको हम कहते हैं मतलब अपूर्ण। ये तो पूर्ण हो गई, बट ये कैसी रह गई हमारी? ये अपूर्ण रह गई हमारी। ठीक, तो हम ये जो हमारी फील्ड ऑर्बिट बन जाती हैं, ये इनके साथ में हमने न्यूक्लियस को जोड़ लिया और न्यूक्लियस को जोड़ने के साथ ये जो सेल बनती है, इस टोटल को हम मिला के कह देते हैं आयन कोर सेल। आयन कोर सेल। अभी हम जो चर्चा करेंगे, हम ये चर्चा करेंगे कि भाई हमारे पास सपोज n सोडियम एटम है, हमारे पास एक नहीं है, हमारे पास सोडियम के एटम कितने हैं? n है सोडियम के एटम हमारे पास। ठीक, इन n सोडियम एटम्स में जब ये एटम बहुत दूर दूर रखे होंगे, बहुत दूर दूर ये एटम रखे होंगे, तो क्या होगा कि इन सारे एटमों की एनर्जी, यानी कि सारे एटमों को हम आइसोलेटेड एटम समझ सकते हैं। आइसोलेटेड एटम कौन से होते हैं? आइसोलेटेड एटम वो एटम होते हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी दूसरे एटम के फोर्स के इफेक्ट में वो नहीं है। ऐसे को हम कहते हैं आइसोलेटेड, मतलब बिल्कुल तनहा है। समझ में आई बात? बिल्कुल तनहा 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 जी रहा है बेचारा। तो इस n एटम्स, ये n एटम्स भाई कुछ स्पेस के बाद एक दूसरे से इस तरह से रखे होते हैं। कोई स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टल की, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनकी लैटिस बनती है, उस लैटिस के अकॉर्डिंग वो जो है एटम्स हमारे व्यवस्थित होते हैं। बट लैटिस में भी क्या होता है कि एटम्स के बीच में एक पर्टिकुलर सेपरेशन होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, एक निश्चित दूरी पर एटम्स होते हैं। जब कोई लैटिस बनती है तो उस निश्चित दूरी को हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक सेपरेशन। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इंटर एटॉमिक सेपरेशन। तो चलिए यहां तक की बात समझ में आ रही है। ठीक, अब हम बात करते हैं इस लास्ट वाली ऑर्बिट की। तो ये लास्ट वाली ऑर्बिट कैसी कहलाती है हमारी? ये कहलाती है अनफिल्ड। अनफिल्ड सेल बोल दो, लेवल बोल दो, ऑर्बिट बोल दो, जो चाहो आप बोल लो, लेकिन हम अभी लेवल पे आने वाले हैं। ठीक, अब देखो बेटा, जब क्या होता है कि ये जो सेल बनी हमारी, ये जो मेटल बना हमारा सोडियम, इसके ये जो इनर कोर वाले, जो इनर कोर सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या होते हैं? ये न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं। तो जब 2 एटम बहुत क्लोज आते हैं एक दूसरे के, तो क्लोज आने पर जो इनके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, जो इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन है, उन पर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट, बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट उस इंटर एटॉमिक फोर्स का नहीं होता। उस फोर्स का इफेक्ट होता है, इन पे भी होता है, बट इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है कि हम उसको अभी कंसीडर करें। हम उस इफेक्ट को अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ लास्ट वाली ऑर्बिट जो हमारी अनफिल्ड बची हुई है, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो फर्क पड़ रहा है उस इंटर एटॉमिक फोर्स का, उसकी वजह से किस तरह से इसकी एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक, तो अगर मैं इनका जो है एनर्जी लेवल्स का डायग्राम अगर मैं खींचूं, तो भाई क्या खिंचता है कि इंटर एटॉमिक सेपरेशन के साथ, चलो मैं बना देता हूं। तो सपोज कि अभी मेरे पास एक आइसोलेटेड एटम है, 4 एन आइसोलेटेड एटम, यानी कि अभी मेरे पास एक स्वतंत्र परमाणु है। उस स्वतंत्र परमाणु के, इसी सोडियम की बात चल रही है, स्वतंत्र परमाणु के जो एनर्जी लेवल बनते हैं वो क्या बनते हैं भाई? ये बना 1s, ये बना 2s, ये बना 2p और ये बना 3s। ये तो मेरे लेवल बने। अगर मैं यहाँ पे स्टेट्स की बात करूं, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी बनती हैं भाई? हर इस एटम में एस वाले लेवल में कितनी? 2 स्टेट बन रही है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट बनी 2,
यहाँ पे भी स्टेट बनी 2, यहाँ पे स्टेट पी में 6 रह सकते हैं, तो 6 स्टेट बनेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतनी स्टेट। ये s, यहाँ पे भी कितनी स्टेट बन जाएंगी भाई, अब ये 3s की है, ठीक। तो यहाँ पे जो स्टेट हमारी बनेगी वो स्टेट कितनी बन गई, 2, ठीक। चलिए अब s स्टेट में 2, ये क्या था, ये एक आइसोलेटेड एटम के लिए सिचुएशन थी हमारी। अब मान लिया ये आइसोलेटेड एटम का क्या मतलब है कि 2 एटम थे मेरे पास, इतनी दूर रखे थे, इनके बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा था, यानी कि देयर इज नो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। तो यहां पर लिख दूं मैं नो इंटरेक्शन, इनके बीच में अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो उस कंडीशन में जो एनर्जी लेवल बनते हैं मेरे इस तरह से बन के आते हैं ये, ठीक। अब मैं बात कर लूं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो 2 एटम हैं, ये दोनों एटम मैंने बहुत करीब करीब ले आया इनको, और यहां पर करीब लाने पे इनके बीच में क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गई, यानी कि ये दोनों एटम क्या कर रहे हैं, अब एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होगा कि एनर्जी इनकी चेंज होगी, ठीक है। तो इंटरेक्टिंग एटम, पहले तो मेरे पास था आइसोलेटेड एटम, एक सिंगल आइसोलेटेड एटम था, तो आइसोलेटेड एटम के लिए तो बने मेरे पास ये एनर्जी लेवल। जब 2 एटम ले आया मैं, तो भाई क्या हुआ कि जितने इसके कितने हैं, 2 स्टेट है इसकी, 2 स्टेट इसकी भी होंगी, तो टोटल स्टेट कितनी हो जाएंगी, 4। यानी कि अगर मैं एक आइसोलेटेड के लिए बनाऊं इनको, तो आइसोलेटेड के लिए क्या होगा, आइसोलेटेड के लिए हो जाएगी, आइसोलेटेड के लिए तो ये है, बट 2 एटम्स है, लेकिन उनके बीच में इंटरेक्शन कोई नहीं है अभी। तो एटम्स के बीच में इंटरेक्शन कोई नहीं है, तो इन दोनों एटम्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एनर्जी लेवल सेम एनर्जी के होंगे, सेम एनर्जी के होंगे तो सेम जगह पे होंगे, सेम जगह पे होंगे तो ऐड हो जाएंगे। ऐड होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्टेट कितनी हो जाएंगी, इसमें 4 हो जाएंगी, इसमें 4 हो जाएंगी, इसमें 12 हो जाएंगी, इसमें 4 हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब चलते हैं कि हमारे पास ये एटम कैसे आ गए, इंटरेक्टिंग एटम आ गए। जब एटम इंटरेक्टिंग हो गए, यानी कि एटमों के बीच में फोर्स लग गया, तो फोर्स लगने से क्या होगा कि भाई इन जो एटमों के एनर्जी लेवल्स थे वो एनर्जी लेवल रहेंगे तो स्टेट इतनी, बट क्या होंगी, सेपरेट हो जाएंगी। सेपरेट कैसे हो जाएंगी कि जब फोर्स इनके बीच में लगेगा एटमों के बीच में, तो एक जो एटम है उसको तो वो तो एनर्जी गेन कर लेगा, और दूसरा जो एटम है उसकी एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। तो जिसने एनर्जी गेन की उसका जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, और जिस एटम ने एनर्जी लूज की है उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर जाएगा। तो ये दोनों लेवल जो अभी एक साथ दिख रहे थे हमें नॉन इंटरेक्टिंग के केस में, वो अब जब इंटरेक्टिंग करना शुरू कर दिया एटम्स ने, तो वो दोनों लेवल हमें क्या करेंगे, अलग अलग नजर आने लग जाएंगे। तो ये एटम अलग अलग, इसके 2 अलग अलग हो जाएंगे एनर्जी लेवल। स्टेट यहाँ पे भी कितनी रहेंगी, 4 ही रहेंगी, 2 इसकी, भाई 2 इसकी और 2 इसकी। इसी तरह से यहाँ पे भी, इसी तरह से यहाँ पर ये 12 लेवल अलग अलग हो जाएंगे भाई, और इसी तरह से यहां पर भी ये 2 लेवल अलग अलग हो जाएंगे। तो ये कंडीशन बनती है जब एटम हमारे इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये एनर्जी लेवल्स क्या होने लग जाते हैं, शिफ्ट होने लग जाते हैं। बट ये शिफ्टिंग जो है, जो हमारे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर वाली जो ऑर्बिट होती है, उन पर बहुत कम असर होता है शिफ्टिंग का। बट जो लास्ट वाले जो हमारे पास होते हैं, आउटर मोस्ट सेल वाले जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स की जो एनर्जी है, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज होती है, बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड हो जाती है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल हैं वो हमें अलग अलग दिखने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब सपोज मेरे पास n एटम्स हैं, कितने एटम हैं, n। तो चलो मैंने मान लिया कि मेरे पास n एटम्स हैं। तो जब n एटम्स होंगे तो भाई ये क्या बनेगा, भाई एक बैंड ये बनेगा मुझे, जिसमें यहाँ पर n एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4n, n है तो कितने 2n, सॉरी डबल हो जाएंगे,
भाई यहाँ पे 1 था तो 2 थे, 2 थे तो 4 हो गए, n है तो कितना 2n हो जाएगा, यहाँ पे भी 2n हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा। और ये 6n होने के बाद में ये क्या बन के आएंगे मेरे पास, ये कुछ इस तरह के बैंड्स बन के आएंगे मेरे पास। इनको बोलेंगे हम एनर्जी बैंड्स। क्या बोलेंगे? इनको एनर्जी बैंड्स बोला जाता है। तो इस तरह से सॉलिड के अंदर एनर्जी बैंड्स बनते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, मैंने क्या बताई थी कि ये जो इनर कोर वाले जो सेल्स हैं जो कंप्लीटली फिल्ड हैं, ठीक है, ये इनर वाली जो सेल हैं इन पे जो है चेंज बहुत कम होगा। जब इंट्राएटॉमिक सेपरेशन बहुत ज्यादा कम कर देंगे तब जाके ये जो है अलग अलग सेपरेट होना शुरू होती है। लेकिन ये जो ऊपर वाली अनफिल्ड सेल बची हैं, आउटर मोस्ट सेल, इन आउटर मोस्ट सेल पर इफेक्ट इतना ज्यादा होता है उस फोर्स का कि डिक्रीज सेपरेशन हम थोड़ा सा भी डिक्रीज करते हैं तो इसके एनर्जी लेवल्स जो है क्लियरली सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो यहां से एनर्जी बैंड बनते हैं। तो अब ये जो ऊपर वाला बैंड, इन दो बैंड्स के बीच में जो गैप होता है, ये जो गैप है, इन सब के बीच में गैप है, ये गैप कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। और जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉन केवल वही एनर्जी पजेस कर सकता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन के पास केवल वही एनर्जी हो सकती है जो इन लेवल्स के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है। इसके बीच की किसी भी एनर्जी वैल्यू को इलेक्ट्रॉन नहीं धारण कर सकता, इनके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। इसलिए इन गैप को हम क्या कहते हैं, इन गैप को कहते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं इसी चीज को थोड़ा सा। ठीक है, मैं जरा बनाता हूं एनर्जी लेवल डायग्राम इसका कुछ और तरीके से। तो देखो हुआ क्या बेटा, हुआ ये था कि ये थी एनर्जी और सपोज ये था इंट्राएटॉमिक सेपरेशन। क्या था? ये सेपरेशन था लेवल्स के बीच में, सॉरी उनके बीच में, एटम्स के बीच में। ये था सपोज लैटिस स्पेसिंग। लैटिस स्पेसिंग का मतलब जो एटम एक्चुअल में जितनी दूरी पर रखे हैं वो तो ये है ए, और ये सेंटर है। कोई सेंटर में एटम है, उस सेंटर के एटम से अगला जो एटम है वो ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है। मैंने कंसीडर किया कि एक तो भाई सेपरेशन मैंने कंसीडर किया ये है बी, एक सेपरेशन मैंने कंसीडर कर लिया ये सी, एक सेपरेशन मैंने कंसीडर कर लिया ये डी। जब एटम्स के बीच में सेपरेशन डी यानी कि ओडी, ओडी का मतलब है बहुत ज्यादा सेपरेशन है, बहुत ज्यादा सेपरेशन है, तो हम एटमों को मान सकते हैं कि भाई दो एटम जो है एक दूसरे से बहुत दूर रखे, यानी कि आइसोलेटेड है, उनके बीच में कोई फोर्स अभी नहीं लग रही है। जब कोई फोर्स नहीं लग रही है तो हमें लेवल क्या दिखेंगे? हमें तो लेवल ये दिखेंगे ना आइसोलेटेड एटम वाले। तो हमें आइसोलेटेड एटम वाले लेवल दिखेंगे, तो ये लेवल हमें दिखेगा 1s, ये लेवल हमें दिखेगा अलग 2s, ये लेवल हमें दिखेगा अलग 2p6, और ये लेवल भी हमें दिखेगा अलग चलिए ये लेवल हमें 3s दिखेगा। 3p अभी है नहीं हमारे पास इसमें, चलो देखते, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, होगा ऊपर, बट अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं क्योंकि एटम्स जो इलेक्ट्रॉन जो थे हमारे पास 11 ही थे जो यहाँ तक कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, अब क्या करना है? अब करना ये है कि भाई हमें ये सेपरेशन कम करना है। तो देखो यहां तक तो सेपरेशन की कहानी ये थी कि हर एटम, हर एनर्जी लेवल एक आइसोलेटेड एटम का एनर्जी लेवल था। एन एटम है हमारे पास। तो जब मैंने क्या किया, इस सेपरेशन को घटाना शुरू किया एटमों के बीच में, तो बिटवीन सी और डी इनके बीच में कोई शिफ्टिंग तो नहीं हुई, बट यहां पर क्या है कि इंट्राएटॉमिक फोर्स इनके बीच में लगना थोड़ा सा शुरू हो गया। बट जब डिस्टेंस मैंने बी की सी के बराबर कर दी और सी से और कम करी, बी तक लेके आया, तो बी तक जब लेके आया तो ये जो दो लेवल थे अभी तो ये सेपरेट थे, बट जैसे ही इनके बीच में इंट्राएटॉमिक सेपरेशन मैंने और कम किया तो ये लेवल क्या ब्रॉड होना शुरू हो गए। इनके जो एनर्जी लेवल्स थे वो अलग अलग होना शुरू हुए, और जब अलग अलग शुरू हुए तो यहां पर हमें इनके बीच में कोई गैप नजर नहीं आया। जब गैप नजर नहीं आया हमें, यहां से इनमें हुआ क्या, यहां से इनमें कहानी ये बनी कि ये एनर्जी लेवल जो थे, ये एनर्जी लेवल हमारे थोड़े से ब्रॉड होने शुरू हो गए जैसे जैसे इंट्राएटॉमिक सेपरेशन कम हुआ।
जब इंटरएटॉमिक सेपरेशन मैंने और कम कर दिया, स्पेस लैटिस के बीच में आ गए, तो इनमें जो लेवल अलग अलग हो रहे थे जैसे यहाँ हो रहे हैं, इन लेवल्स के बीच में मुझे एक क्लियर गैप भी नजर आया और वो गैप कुछ इस तरह से नजर आया। तो ये जो गैप मैंने तीर से बनाया, इस गैप को कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। और जैसे ही ये फॉरबिडन एनर्जी गैप बनता है तो हमारे पास कहानी क्या बनती है, हमारे पास कहानी बनती है कि ये जो एनर्जी लेवल्स थे, ये एनर्जी लेवल्स अब क्या हो गए कि बैंड की फॉर्म में हो गए। जितने भी एन एटम्स थे, एन एटम्स के एन एनर्जी लेवल अलग अलग हो गए। तो एक बैंड में कितने एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे, एक बैंड में एन एनर्जी लेवल्स बनेंगे बिकॉज ऑफ वन एटम। ठीक है, तो एन एटम है तो एन एनर्जी लेवल, एक एटम है तो एक एनर्जी लेवल। तो यहां पर मुझे एक बैंड तो ये नजर आया, एक तो ये बैंड नजर आया भाई, इस बैंड को बोला जाता है कंडक्शन बैंड। इसी तरह से एक दूसरा बैंड यहां पे फॉर्म हुआ, इस बैंड को बोला जाता है वैलेंस बैंड। ये बैलेंस बैंड क्या है कि इस बैलेंस बैंड में कितने बाई कितने लेवल सेपरेट हुए थे, एन लेवल सेपरेट हुए, यानी एन एटम थे तो यहां पे भी एन लेवल होंगे क्लोजली स्पेस। अब उनके बीच में स्पेस इतना कम होता है कि भाई सॉलिड की अगर हम बात करें तो एक सॉलिड में पर क्यूबिक मीटर 10⁻23 एटम्स होते हैं, यानी कि एक क्यूबिक मीटर में 10⁻23 एटम सॉलिड के अंदर होते हैं। और वो जब 10⁻23 एटम स्प्लिट होंगे तो कितने एनर्जी लेवल बनेंगे, 10⁻23 एनर्जी लेवल सबके अलग अलग हो जाएंगे। उनके बीच में जो सेपरेशन आएगा वो सेपरेशन अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है। ये सेपरेशन बहुत कम है, तो हम इनको देखते हैं तो हम इनको क्या मान लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस, भाई यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड्स हैं जिनके बीच में कोई गैप हमें नजर नहीं आ रहा है। और ये एक बैंड, एक पट्टी हमें एनर्जी लेवल्स की दिखती है जिसको हम बैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड कहते हैं। समझ में आ गई बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कैसे बनते हैं। ठीक, अब कहानी बनती है ये कि भाई इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, एन एटम, एन जो लेवल थे हमारे वो एन लेवल्स यहां तो भरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे एन लेवल बन रहे थे तो एन इलेक्ट्रॉन तो थे ना हमारे पास, हर एटम का एक इलेक्ट्रॉन था, तो हर एटम का एक इलेक्ट्रॉन इस लेवल में आ गया। बट इस वाले लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, तो ये लेवल कैसा बचा मेरे पास, ये लेवल एम्प्टी लेवल बच गया। कैसा बच गया, एम्प्टी लेवल। बात समझ में आ रही। तो इस तरह से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बारे होते हैं। तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर जो हमारे ये बैलेंस बैंड होते हैं, ये बैलेंस बैंड अगर जीरो टेम्परेचर की बात करें हम, तो जीरो टेम्परेचर पर ये अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। बट टेम्परेचर जब इनका हम ज़्यादा कर दें तो इनके कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इसको बैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो उस टाइम पर हो सकता है कि बैलेंस बैंड हमारा पार्शियली फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो। ठीक है, इसी तरह से कंडक्शन बैंड भी हमारे पार्शियली फिल्ड हो सकते हैं, कंप्लीटली फिल्ड हो सकते हैं और एम्प्टी भी हो सकते हैं कंप्लीटली। ठीक, तो इन के बैंड्स की स्ट्रक्चर के बेसिस पे अब हम सॉलिड्स को कैटेगराइज करेंगे अलग अलग कैटेगरी में। तो उम्मीद करता हूं कि ये बैंड किस तरह से बन रहे हैं, एनर्जी लेवल किस तरह से स्प्लिट्स हो रहे हैं, ये चीज समझ में आ गई होगी। आपको इतनी डिटेल में जाने की नहीं है, मोस्टली पॉलीटेक्निक वाले बच्चों को। पॉलीटेक्निक वाले बच्चों को सिर्फ ये समझना है कि जो सॉलिड होते हैं हमारे पास, उन सॉलिड्स में दो बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। इन कंडक्शन बैंड को, वैलेंस बैंड को कहते हैं हम संयोजी बंध हिंदी में, और कंडक्शन बैंड को हम कहते हैं चालन बैंड हिंदी में। अब दूसरी बात यह है कि जो संयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी बंध बैंड एक ही बात है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बंध में होते हैं वो कंडक्शन में कोई पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इस चालन बैंड में चले जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विद्युत का चालन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, यहाँ तक की क्लियर बात, यहाँ तक की बात क्लियर। तो अब हम कैटेगराइज करने जा रहे हैं अपने सॉलिड्स
को इन एनर्जी बैंड के बेसिस पे। ठीक है, साफ किया जाए इसको। चलिए, अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड के बेसिस पे सॉलिड को क्लासिफाई करना है हमें। तो बेटा जो सॉलिड मटेरियल हमारे होते हैं वो एनर्जी बैंड के बेसिस पे हमको उनको जो है हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहले तो होते हैं हमारे पास ये मेटल, इसका दूसरा नाम हम बोल देते हैं कंडक्टर। ठीक है, दूसरे जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं इंसुलेटर, और तीसरे जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हिंदी में क्या किया है हमने? हिंदी में ये किया है कि बेटा हमने जो हमारे ठोस पदार्थ हैं उन ठोस पदार्थों को ऊर्जा बंधों के आधार पर हमने 3 भागों में विभाजित किया। पहला था चालक, दूसरा था कुचालक, और तीसरा था अर्धचालक। इनकी डेफिनेशन क्या है? चालक की डेफिनेशन क्या है? चालक की डेफिनेशन ये है कि ये विद्युत का चालन करते हैं आसानी से, इनमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। ये विद्युत का चालन बिल्कुल नहीं करते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कंडक्ट नहीं होती है, और ये कभी कभी चालक की तरह और कभी कभी कुचालक की तरह जो है बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन बनती है कि विद्युत का चालन करते हैं आसानी से, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली, इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ये डू नॉट कंडक्ट, ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, और ये क्या करते हैं? समटाइम कंडक्ट एंड समटाइम्स डू नॉट कंडक्ट, समटाइम्स डू नॉट कंडक्ट। समझ में आ गए चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब हम इन चालक, कुचालक और अर्धचालक में ये देखेंगे, इन सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर में देखना हमें ये है कि भाई इनके जो एनर्जी बैंड होते हैं उन एनर्जी बैंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस स्टार्ट होता है, असल में वो सिलेबस आपका यहीं से स्टार्ट होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। यानी कि जो चालक हैं, अर्धचालक और कुचालक हैं, जो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर हैं, उन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के एनर्जी बैंड किस तरह के होते हैं तो उसको देखते हैं हम। तो एनर्जी बैंड्स, पहले चालक, एक एक करके बात करते हैं हम। तो पहले हम लेते हैं चालक को। ठीक है, तो चालक में क्या होता है? चालक मतलब कंडक्टर की बात करते हैं पहले। इसकी डेफिनेशन नोट्स में लिखी हुई है, मैं बोल दे रहा हूं, एक बार समझ लो उसको। क्या है कि भाई ये जो कंडक्टर होते हैं, दीज कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली, ये जो है विद्युत का चालन आसानी से करते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि इनके जो बैंड होते हैं, उन बैंड्स में जो एनर्जी गैप होता है बीच में, फोरबिडन गैप जो होता है, वो फोरबिडन गैप बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि इनके बीच में जो फोरबिडन गैप है वो बिल्कुल नहीं होता है। गैप नहीं होता है, इसका मतलब जो बैंड है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। अगर इसकी बैंड स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो इसकी बैंड स्ट्रक्चर बनती है कि मान लिया ये कंडक्शन बैंड है
और ये वैलेंस बैंड है। इसमें होता क्या है बेटा कि कंडक्शन बैंड के कुछ लोअर लेवल्स, ये जो कुछ लोअर इसके पास नीचे, इसमें बहुत सारे लेवल हैं अभी बताए थे मैंने, तो कुछ लोअर लेवल्स वैलेंस बैंड के कुछ अपर लेवल से नीचे होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि मान लिया ये एक लाइन और बनाई मैंने, तो यहां से यहां तक तो ये वैलेंस बैंड बनेगा और यहां से यहां तक ही ये कंडक्शन बैंड बनेगा। लेकिन ये जो बीच में जो रीजन आएगा, इस बीच में जो रीजन आएगा, इस रीजन को हम बोलेंगे ओवरलैपिंग रीजन। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे दोनों बैंड क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से ओवरलैप हो गए। इसमें क्या होता है, पार्ट्स, ये जो इसके जो बैलेंस बैंडिंग कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड भी कभी कभी कंप्लीटली फिल्ड और कभी कभी पार्शियली फिल्ड, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन होते जरूर हैं। तो कभी पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है और कभी कंप्लीटली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड जैसे मैंने अभी सोडियम का लिया था एग्जांपल, तो सोडियम की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे, एक इलेक्ट्रॉन बचा था और यहां पर स्टेट कितनी बन रही थी, 2n स्टेट बन रही थी। तो उन 2n स्टेट में से n स्टेट ही फिल्ड थी, बाकी n स्टेट खाली थी कंडक्शन बैंड की। तो इस तरह से ये पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड। बट अगर ये पार्शियली फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस पर अप्लाई करेंगे, ये जो इनके पास स्पेस है, ये पूरे क्रिस्टल में मूव कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे और कंडक्शन इसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो इजीली कंडक्ट करते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरह की इनकी बैंड स्ट्रक्चर होती है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप होते हैं एक दूसरे पे, उनके बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं होता, या हम कहें कि फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात करते हैं इंसुलेटर की। कुचालक मतलब इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में बेटा ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इनके बीच में ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। ईजी बोलते हैं इस एनर्जी गैप को, ईजी। ये ईजी की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इसके जो वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। जो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल होता है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ होता है, लेकिन ये जो है ये पूरी तरह से खाली होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वैलेंस बैंड इसका कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट इसलिए नहीं करते कि अगर मैं इनको एनर्जी भी दूं, अभी तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये खाली है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन कौन करेगा, कंडक्शन करेंगे कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे तो कंडक्शन करेंगे। यहाँ पे कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको एनर्जी दे तो वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी गेन करेंगे तो हो सकता है वो इतनी एनर्जी गेन कर लें कि इस गैप को लांघ जाए और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा। बट इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, इनको हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस गैप को लांघने के लिए। ठीक है, जब ये इस गैप को लांघने से पहले ही क्या होगा कि उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि मटेरियल हमारा खराब हो सकता है। बट कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे कंडक्टर बन जाते हैं, यानी कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी शुरू हो जाती है। ठीक, तो वो एक अलग मैटर है। बट मोस्ट ऑफ द इंसुलेटर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस लार्ज एनर्जी गैप, और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। तीसरे जो होते हैं हमारे पास, तीसरे होते हैं अर्धचालक। ये अर्धचालक, अगर इनकी बैंड स्ट्रक्चर की बात हम करें तो अर्धचालक की जो बैंड स्ट्रक्चर है वो कुछ इंसुलेटर के जैसी होती है। बट
इंसुलेटर में ये जो एनर्जी गैप है बहुत ज़्यादा है, सेमीकंडक्टर में ये जो एनर्जी गैप होता है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो अगर हम एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर इसकी बनाए तो ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, ये जो गैप है इनके बीच में, ये गैप बहुत कम होता है, यानी कि इस गैप की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या उससे बराबर इसमें एनर्जी गैप की वैल्यू होती है। इसमें भी वैलेंस बैंड तो कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं, बट कंडक्शन बैंड की दो सिचुएशन बनती है। अगर टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री केल्विन या उससे भी कम है, 0 डिग्री केल्विन से कम तो टेम्परेचर अटेंड नहीं कर सकते, टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन है यानी कि इसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो इसके जो टोटल सारे इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड, उसमें वैलेंस बैंड में ही होंगे, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये क्या इंसुलेटर की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह, क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, एट रूम टेम्परेचर क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन कर लेंगे। टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने तो हीट हुआ, मटेरियल हीट हुआ, उस हीट से वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेंगे और इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो इस गैप को लांघकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा कंडक्शन बैंड में, मान लो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया था, तो ये इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में पहुंचा तो ये अपनी जगह पर एक रिक्त स्थान छोड़ गया, एक वैकेंसी छोड़ गया। ये वैकेंसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह या पॉजिटिव चार्ज सेंटर की तरह काम करेगी, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछली यूनिट में कि जब चार्ज कंजर्वेशन में भी मैंने बताया था कि जब एक तरह का चार्ज एक जगह से शिफ्ट होता है तो उस जगह पे दूसरी तरह का चार्ज क्रिएट होता है। नेगेटिव चार्ज अगर हटा दें हम एटम से तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और अगर नेगेटिव चार्ज उस पर जोड़ दें तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो जब एक तरह का चार्ज यहाँ से हटा तो इस जगह पे दूसरी तरह का चार्ज क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया था, इसकी जगह पे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। इस पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं होल। क्या कहते हैं, होल। हिंदी में इसको कहते हैं कोटर। ठीक, तो ये थी सेमीकंडक्टर की बैंड स्ट्रक्चर, ये थी इंसुलेटर की बैंड स्ट्रक्चर, और कंडक्टर की बैंड स्ट्रक्चर क्या थी कि उसमें एनर्जी लेवल ओवरलैप कर रहे थे। तो बैंड स्ट्रक्चर इनकी तीनों की समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड, और ये कंडक्शन बैंड। ठीक, ये सारे ही बैंड इसके जो है फिल होते हैं कंडक्टर के केस में। तो ये कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। क्यों कंडक्टर कंडक्ट करता है, क्योंकि उसमें एनर्जी गैप होता नहीं है, इजीली वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं विदाउट एनी एनर्जी, तो आसानी से कंडक्शन करते हैं। यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इंसुलेटर में, और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होते हैं। वैलेंस बैंडों को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है कि वो इस क्रॉस कर जाए इस गैप को और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, इसलिए ये कंडक्शन नहीं करते। यहाँ पे एनर्जी गैप कम होता है। एट रूम टेम्परेचर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है थर्मल एजिटेशन की वजह से एनर्जी इतनी गेन कर लेते हैं कि इस क्रॉस जो गैप है उस गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये थी रूपरेखा हमारे चालक, कुचालक और अर्धचालक की बैंड स्ट्रक्चर के आधार पर। अब इसके बाद हम अपना शुरू करेंगे आगे, जो अगली वीडियो में हम जो शुरू करेंगे, अगली वीडियो में हम सेमीकंडक्टर से स्टार्ट करेंगे। सेमीकंडक्टर्स के टाइप पढ़ेंगे, कॉमनली यूज्ड जो मटेरियल हैं सेमीकंडक्टर वो क्या होते हैं उनको देखेंगे, कैसे हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं, क्या टेम्परेचर का इफेक्ट रहता है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूँ, और हाँ आप बने रहिए मेरे साथ, कहीं नहीं जाना है, जल्द फिर वापस आता हूँ मैं। तो तब तक आप लोग इस वीडियो को देख के अच्छे से चीज़ों को समझते रहिए, चैनल को भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।